नमस्ते जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। स्वतंत्र चौधरी, बादल सिंह, क्या बात है। प्रियांशु, फिर नाम आगे चला गया तो चलो भैया, नाम ही सब नहीं दिखाई दे रहा। केशव, सौम्या, राहुल नायक, तनु बुतोलिया, ऑल फाइन। तनु, दिवाकर, सचिन, सौरभ, आभा, प्रीति, हिमांशु, सुमित, पूजा, जावेद, विजेंद्र, महिपाल, गौरव, सुकृत, विपाक्षा, प्रकाश, अंकित, विशाल, प्रिंसी, खुशी, लव, ऋतराज, रविंद्र, पवारा, चंचल, गाले, मानसू, स्तुति, पल्लवी यादव, अंजलि राजपूत, अर्चना मौर्य, सुनीता कुमारी, कल्पेश, शालिनी सुमन, श्रेया, प्रियंका कुशवाहा, लव कुमार, संजय दुबे, सुबोध सिंह, अमन रोगड़े, रुद्रा दुबे, प्रशांत तिवारी, प्रीति तिवारी, संदीप बाबू, सचिन, राघवेंद्र, रश्मि चौहान, भाग्यश्री साहू, नीतू, अमित, करण, खुशी, साक्षी, अंकित, मीरा, मनीषा, राम यादव, दीक्षा सिंह। चलिए, सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? यदि कोई सवाल हो आप लोग का पिछले क्लास से तो पूछ लीजिए। अर्चना जैन जी, सुबोध बाबू, हर्षित जी, फिरदौस खान, तनु बुतौलिया, अंजलि। जिन बच्चों को कोई सवाल पूछना है जल्दी से जल्दी पूछ लीजिए। आपको देखकर चाय पीने का मन हो गया, और मैं तो ग्रीन टी पी रहा हूं, पीना है तो पी लो। तो जिन बच्चों को कोई सवाल पूछना है, हाँ, अरे प्रमोद आपका नाम चला गया। हाँ, नेहा कुमारी, नूर जहां, रोशन कुमार, गौरव सक्सेना, आभा उपाध्याय, दिग्विजय देवरा, दिव्यांशु यादव। चलिए बच्चों, सवाल पूछो, सवाल पूछो। कोई सवाल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने मुझे आगे जाने के लिए सहमति दे दिया है। मैं आगे बढ़ता हूं। ज्योग्राफी वाले सर का हेल्प करवा दीजिए अपने स्टूडेंट से बोल के। अच्छा, मैंने बात हुई हमारी ज्योग्राफी वाले सर के बारे में अभी, मतलब क्लास के रूम में, मतलब बहुत सहज नहीं हूँ इस तरह की बात करने में। तो एंशिएंट हिस्ट्री तो आज से लेके कल तक फिनिश हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री आज से लेके कल तक फिनिश हो जाएगा। तो अब आपको यदि कोई सवाल नहीं पूछना है तो हैप्पी, हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं मिला है। एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स मिला है ना। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उसी को कॉम्प्रिहेंसिव मानो। सर, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और समाज के का आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें, ये सब मेंस की बातें हैं बच्चों। अभी इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट के बारे में किसी और दिन बताऊंगा, आज नहीं। आज टॉपिक के ऊपर आता हूं। पहले आज और कल के क्लास के दौरान मेरी कोशिश रहेगी कि एंशिएंट इंडिया हमारा कंप्लीट हो जाए। एंशिएंट इंडिया कंप्लीट होने के बाद हम मेडिवल इंडिया की ओर जाएंगे। उस दौरान फिर हम आपके साथ में उन विषयों के ऊपर बातचीत कर लेंगे। तो हमारा मामला क्या है?
अब हम ये देखें कि यदि हम गुप्ता एज का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो गुप्ता एज के टॉपिक के अंतर्गत हमें सबसे पहले ये देखना था कि गुप्त काल, उसके बाद क्षेत्र, उसके बाद जानकारी का स्रोत, उसके बाद काल, क्षेत्र, जानकारी का स्रोत, उसके बाद प्रशासन, राजाओं की उपलब्धियां, राजाओं के कार्य, फिर उनका प्रशासन, फिर उनका आर्थिक जीवन, फिर समाज, फिर संस्कृति, समाज, संस्कृति, बस। अब इसके अंतर्गत चलकर देखो तो आपको ये लगेगा कि 319 एडी से लेकर 6 सेंचुरी एडी का मध्य यही दौर है जबकि गुप्त साम्राज्य हमारे सामने में दिखता है। क्षेत्र अलग अलग राजाओं के क्षेत्र में बता चुका हूं, तो ये स्पष्ट है कि गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल तक ही क्षेत्रीय विस्तार का काम हुआ था। कुमारगुप्त ने विस्तार का काम नहीं किया था। स्कंदगुप्त के समय में कुछ संकट आया, वह अपने संकट को टालने में कामयाब रहा। स्कंदगुप्त के बाद में कोई प्रतापी राजा हमें ऐसा नहीं दिखाई देता है कि जिसको हम भारत के बड़े राजाओं में गिनेंगे। धीरे धीरे साम्राज्य बिखराव की ओर जाता है। 6वीं शताब्दी के दौरान साम्राज्य धीरे धीरे बिखर जाता है। जीतने वालों में सबसे बड़ा नाम समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त ने बड़े प्रदेश को जीता, लेकिन सभी इलाकों में नियंत्रण नहीं किया। अलग अलग क्षेत्रों में जीतने के बाद उसने विजेताओं के प्रति अलग अलग रवैया अपनाया था, वो मैं बता चुका हूं। तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि वह नॉर्थ के प्रति नियंत्रण की नीति ज्यादा रखा, नॉर्थ के प्रति नियंत्रण की नीति रखा। साउथ को तो जीता और जीत के लौटा ही दिया। और पूरे नॉर्थ के अंदर भी, पूरे नॉर्थ पर भी प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखा। पूरे नॉर्थ पर भी प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखा। यहां मैं संक्षेप में लिख दिया हूं, समझने में कुछ कठिनाई ना हो इसलिए दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए ऐसे ही फटाफट बोल रहा हूं।
कभी कभी क्या होता है कि सीधा सीधा सेंटेंस देकर गलत करा दिया जाता है। आपने रटा है फैक्ट और फैक्ट के मुताबिक उन्होंने लैंग्वेज ही नहीं गढ़ा क्वेश्चन में, तो गलत हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं भाषा बोल रहा हूँ कि नॉर्थ और साउथ को दो भाग में पहले बांट लेते हैं। तो साउथ के इलाके को तो उसने जीत के सीधे आज़ाद कर दिया, नॉर्थ के इलाके पे उसने ज़्यादा नियंत्रण किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसने पूरे नॉर्थ के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। नॉर्थ के अंतर्गत भी हमें कैटेगरीज नजर आते हैं। जो आर्यावर्त के 9 राजा का इलाका था जिसको उसने हराया था, उसी इलाके में उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। बाकी जो प्रत्यबंत का इलाका है, प्रत्यबंत माने सीमांत क्षेत्र, माने आर्यावर्त के 9 राजाओं के बाद वाली जो भूमि है, उन इलाकों के राजाओं को, जिसमें बंगाल और असम इस सब क्षेत्र के राजा आते हैं या नेपाल के राजा आते हैं, उन क्षेत्रों के राजाओं को हराकर उनको भी अपनी अधीनता में लिया। लेकिन उन लोगों को ये नहीं कहा कि तुम्हारा शासन आज के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब तुम अपने इलाके का राजा बने रहो, हमको रेवेन्यू वगैरह बस देते रहो, हमारे लिए अपनी वफादारी का प्रमाण प्रकट करते रहो। इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि पूरे नॉर्थ के ऊपर भी प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति नहीं अपनाई गई थी। ठीक, इसके बाद फिर है कि जानकारी का स्रोत। जानकारी का स्रोत वाला जो टॉपिक है हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया। अब उस टॉपिक की ओर हम दोबारा नहीं जाएंगे। हमने आपको साहित्यिक स्रोत बता दिया और इसके माध्यम से हमने इस काल के साहित्य के बारे में बहुत डिटेल पढ़ लिया। उसके बाद हमने इससे संबंधित पुरातात्विक स्रोत बता दिया और पुरातात्विक स्रोत भी हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया। तो उधर की ओर अब ज्यादा जाना नहीं है। राजाओं के कार्य, तो कौन से राजा ने कौन सा विशेष कार्य किया, यह भी मैंने आपको इसी दौर में बता दिया है। जैसे कि आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम इसके काल में सिवाय इसके कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है कि इसने लक्ष्मी की राजकुमारी से विवाह किया और उसके नाम पर सिक्के ढाले। तो ये तो हमारी बात ही खत्म हो जाती है। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने एकदम डिटेल लिखवा दिया, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अश्वमेध पराक्रम के या और भी कई प्रकार के सिक्के ढाले, बिना बाधक सिक्का ढाला। और दूसरी बात है कि उसके अभियानों के बारे में हमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। फिर हमने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करें, हमने ये बताया कि इसने 2 बड़ा अभियान किया है। एक वाहलिक का प्रदेश जीता है और एक शकों के खिलाफ सक्सेसफुल अभियान किया है और उनका अंत कर दिया है। शकों का अंत कर देने वाला, उनका समूल नाश कर देने वाला राजा कौन था? तो गुप्त में से यही राजा है। माने 2 राजा ऐसे हैं गुप्त राजाओं में जिन्हें इस बात का यश जाता है कि उन्होंने शकों को पराजित किया है। एक समुद्रगुप्त, एक चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन शकों का नाश किसने किया, शकों का अंत किसने किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अन्य अभिलेख क्या है वो मालूम है आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सिक्के कौन से हैं ये मालूम है आपको। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न होते थे, नवरत्न, जिसमें कालिदास थे। कालिदास इसी के दरबार में संरक्षित थे, ये मालूम है आपको। ठीक है, इसके बाद फिर कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के काल में आपको क्या दिखाई देता है? तो कुमारगुप्त के काल में आप ये देखोगे कि एक तो उसने युद्ध अभियान वगैरह किया नहीं, दूसरा कि उसके जीवन के अंतिम समय में उसके ऊपर विदेशी हमला हुआ था और उस हमले का मुकाबला उसके युवराज स्कंदगुप्त ने किया था।
स्कंदगुप्त जब राजा बना था तो भी उसके काल में हमला हुआ, और जब स्कंदगुप्त राजकुमार था तो भी उसने मुकाबला किया था, तब जबकि राजा उसका पिता था कुमारगुप्त। यानी कुमारगुप्त का शासन लगभग 40 वर्षों तक चला। 40 वर्षों में से ज़्यादातर समय शांतिपूर्ण रहा। अंतिम समय में उसके ऊपर विदेशी हमला हुआ था, और विदेशी हमले से राज्य संकटग्रस्त हो गया था, लेकिन उसने संकट का समाधान कर लिया था। ठीक है। उसके बाद फिर सबसे ज्यादा अभिलेख इसके काल में, सबसे ज्यादा सिक्के इसके काल में, ये सब मैं बता चुका हूं। अभिलेखों के बारे में डिटेल और सिक्कों के बारे में डिटेल बता चुका हूं। इसके काल में एक विशेष बात यही है कि इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत किया था। मोटे तौर पर आपको यह बात नजर आएगी कि गुप्त राजा ना धार्मिक दृष्टि से बड़े उदार थे। इनके समय में कर्मकांड वाला धर्म चल रहा था, फल फूल रहा था। भक्ति मार्गी धर्म फल फूल रहा था। इनके समय में वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म सब फल फूल रहा था। इनके समय में ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए थे। मैं धार्मिक नीतियों के ऊपर चर्चा कुछ देर बाद करूंगा, लिखवाऊंगा पॉइंट्स। लेकिन कुमारगुप्त की बात आ रही है, इसलिए मैंने बता दिया कि इस दौर में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी खूब फल फूल रहा था। और देखो कि राजा ने बौद्ध धर्म से संबंधित एक विश्वविद्यालय की शुरुआत किया। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नालंदा विश्वविद्यालय से बड़ा कोई विश्वविद्यालय बना नहीं। मुझे तो लगता है कि दुनिया के इतिहास में नालंदा के बराबर का या उसके स्टेचर का विश्वविद्यालय गिना चुना ही बना है। और उस विश्वविद्यालय के निर्माण की शुरुआत किया था कुमारगुप्त ने। क्लियर है? इसके बाद कुमारगुप्त के बारे में अब इससे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। स्कंदगुप्त के बारे में जितनी भी फैक्चुअल जानकारी चाहिए कि उसके काल में एक सिक्का ऐसा ढाला गया था जो आकार में सबसे बड़ा था, नंबर 1। नंबर 2, उसके काल में हुनों का हमला हुआ था जिसको उसने पराजित कर दिया था। नंबर 3, उसके काल में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ था। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए अब उस विषय के ऊपर कोई भी अतिरिक्त चर्चा करना जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो राजाओं वाला डिस्कशन है वो कंप्लीट है। तो हम इसके मद्देनजर काल, क्षेत्र, जानकारी के स्रोत और राजाओं के कार्य की बात को कंप्लीट मानते हैं, और तब चलते हैं गुप्तकालीन प्रशासन की ओर। प्रशासन की ओर गुप्तकालीन प्रशासन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा स्तर का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको इसको ठीक से समझना होगा। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, उस स्ट्रक्चर को आप जरूर लिख लेना, और उसी स्ट्रक्चर के ऊपर समझाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा का मतलब ये नहीं होता है कि जब लिखते रहोगे उसी समय याद हो जाएगा। जब मैं लिख दूंगा, समझा दूंगा, एक बार रिवाइज करा दूंगा, तब तुमको याद हो जाएगा। तो जब तक कि मैं ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट ना कर दूं तब तक शांति से सुनना और लिखना। तो सबसे पहला पॉइंट है किंग का अधिकार। किंग का अधिकार धर्म शास्त्रों के प्रति विश्वास। धर्मशास्त्रों के प्रति विश्वास। उसके बाद राजा की शक्ति का स्रोत
राजा की शक्ति का स्रोत में सैनिक, और नौकरशाही। सैनिक और नौकरशाही। दूसरा वैचारिक, और तीसरा आर्थिक आधार। आर्थिक आधार। तो एक पॉइंट जो है वो ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये तीन चीजें हमें पढ़ना है। इसके बाद फिर हमें पढ़ना होगा किंग की केंद्रीय सत्ता। किंग की केंद्रीय सत्ता। केंद्रीय सत्ता माने केंद्र में राजा की सहायता के लिए जो तमाम विभाग हैं वो कौन कौन से थे। तो इसमें नंबर 1 मंत्रिमंडल, उसके बाद सेना, उसके बाद न्याय, सेना, मंत्रिमंडल, सेना और न्याय। न्याय के अंतर्गत कंटकाशोधन, धर्मस्थीय, और न्याय का स्रोत। यह हुआ केंद्रीय स्तर पर सरकार का ढांचा। इसके अंतर्गत अमात्य, संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक कुमारामात्य। यह हुआ। उसके बाद सैन्य विभाग के अंतर्गत आपको कुछ नाम याद रखना पड़ेगा। एक है भट्टाश्वपति, फिर पीलुपति, भट्टाश्वपति और पीलुपति। उसके बाद चट्ट और भट्ट। उसके बाद एक है दंडपाशिक, दंडपाशिक। इतने मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद तब है इसमें अधिकारियों की नियुक्ति,
नियुक्ति, स्थानांतरण, स्थानांतरण, फिर इनका वेतन। नियुक्ति, स्थानांतरण और वेतन, ये सब मुख्य बिंदु हैं, इनको आप नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। इनके ऊपर फैक्ट लगाऊंगा और मामला कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन, भुक्ति, भुक्ति के बगल में लिखिएगा ब्रैकेट में प्रांत, प्रांत। उसके बाद उपरिक, उपरिक, ब्रैकेट में लिखिएगा बगल में प्रांतपति, प्रांतपति माने गवर्नर। उसके बाद फिर लिखिए इनकी नियुक्ति, नियुक्ति, फिर स्थानांतरण, नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रांतीय शासन में इतनी ही बातें होंगी। उसके बाद फिर जिला शासन, इसको स्थानीय शासन भी बोलते हैं, स्थानीय शासन। इसमें लिखिए विषय, और विषयपति, विषय और विषयपति। उसके बाद लिखिए ग्रामीण शासन, ग्रामीण शासन, और नगर शासन, नगर प्रशासन। एक और शब्द लिखिए विधि, विधि, विधि। उसके बाद फिर लास्ट में था लिखिए राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में भाग, भोग, हिरण्य, उद्रंग, भाग, भोग, हिरण्य, उद्रंग, विष्टि, विष्टि, तरिक, तरिक आदि, आदि। अब जितना आपने लिखा है ना, उन सब के बारे में हम एक एक करके क्रमिक रूप से जानकारी हासिल करेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। थोड़ा शांत होके, टॉपिक का दायरा बड़ा है, आपने जैसा कि देखा है, तो शांत होके हम इसे पढ़ेंगे। मैं इसके ऊपर के तमाम फैक्ट्स बताऊंगा, फिर इसको रिवाइज कराऊंगा और तब आपसे पूछूंगा कि बताओ याद हुआ कि नहीं। शासन राजतंत्रात्मक है, राजतंत्रात्मक है। राजतंत्रात्मक का मतलब होता है जहां राजा का बेटा राजा बनता है, उसी को राजतंत्रात्मक बोलते हैं।
जब मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ था तब भी कई सारी गणतांत्रिक राजनीतिक शक्तियों को पराजित करके उसका अस्तित्व मिटा दिया गया था। और जब गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ था तब भी कई सारी गणतांत्रिक शक्तियों को इन्होंने अपने राज्य के अधीन कर लिया था। तो गणतंत्र के लिए भारत के इतिहास में साम्राज्य का विस्तार हमेशा ही खतरनाक और घातक होता रहा है। खतरनाक और घातक हमेशा होता रहा है तब जबकि गणतंत्र के सामने साम्राज्यवादी लोग विस्तार की ओर बढ़ते हैं। तो मौर्यों ने भी उनको अपने अधीन किया और गुप्तों ने भी किया। मौर्यों से भी पहले चलकर देखो तो अजातशत्रु ने उनको अपने अधीन किया था। ठीक है, इसके बाद फिर देखोगे कि राजा का अधिकार क्या है। तो राजा का तीन ही तरीके का अधिकार होता है। जिस किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी भी जानकारी होगी उसे मालूम है कि राज्य के तीन ही तरह के अधिकार होते हैं, विधायी, कार्यपालक और न्यायिक। विधायी, कार्यपालक और न्यायिक। विधायी माने जहां विधि का निर्माण होता है। तो आज की तिथि में विधि निर्माण का कार्य संसद करती है। दुनिया भर में डेमोक्रेसीज में संसद विधि निर्माण का काम करती है। तो विधायी का एक अलग पावर ब्लॉक हो गई। लेकिन राजतंत्र के काल में क्या है, विधायिका खुद राजा, कार्यपालिका खुद राजा और न्यायपालिका खुद राजा। राजा ही सबसे बड़ा विधि निर्माता, राजा ही सबसे प्रधान सेनापति, राजा ही सबसे प्रधान न्यायाधीश। राजा अपनी मर्जी से कर लगाता है, राजा अपनी मर्जी से पैसे खर्च करता है। राजा के द्वारा नियुक्त किए गए बाकी सारे अधिकारी पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं, राजा उनकी जांच करवाता है। लेकिन राजा किस तरीके से पैसे खर्च कर रहा है इसकी जांच कोई नहीं कर सकता है। आप लोगों ने सुना है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपके संविधान की व्यवस्था में भी कैग के लिए प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा किसी वस्तु को बेचे जाने, किसी फंड को खर्च किए जाने आदि आदि के मामले में वो अपना रिपोर्ट देते हैं। लेकिन कभी उन्होंने रिपोर्ट दिया है इस तरीके से कि कोई प्राइवेट नागरिक ने जो पैसा कमाया उस पैसे को उसने कैसे खर्च किया। प्राइवेट नागरिक हो सकता है कि महीने में 1 लाख रुपया का वेतन कमाए और वह पैसा लेके सीधे सीधे मौर्य शेरेटन चला जाए और मौर्य शेरेटन से वह 1,20,000 रुपये का बिल के लायक खर्चा कर ले और चुकाने के वक्त उसके पास में मात्र 1 लाख रुपया रहे तो 20,000 रुपया के लिए उसके 2-4 थप्पड़ मार खा जाए, वो उसको बर्तन उर्तन मांजना पड़ जाए। तो इसके बावजूद सीएजी नहीं जाएंगे उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट देने के लिए, क्योंकि सीएजी कभी भी संप्रभु के खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते और नागरिक संप्रभु होता है। पहले राजा संप्रभु होता था तो उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। चाहे दिल्ली सल्तनत की बात हो, चाहे मुगल काल की बात हो, आप देखिएगा मध्यकाल में मुस्तौफी मुमालिक जैसा एक अधिकारी हुआ करता था जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के स्टाइल का अधिकारी था। लेकिन वो अधिकारी नहीं जांच कर सकता था शासकों के द्वारा किए जाने वाले खर्चों को। शासक के अधीन जितने लोग होंगे उनके द्वारा खर्चे किए जा रहे हैं तो उनके खर्चे सही तरीके से हुए हैं कि नहीं उसकी जांच करेगा। तो कुल मिलाकर देखोगे कि राजा जो है वह संपूर्ण विधि निर्माण का हक रखता है, कार्यपालिका का हक उसके पास में है, न्यायपालिका का हक उसके पास में है। वही सर्वोच्च न्यायाधीश है, वही सबसे बड़ा सेना नायक है, वही सबसे बड़ा विधायक है। ये बात हमारी हो गई। अब देखोगे कि जब राजा अपनी मर्जी का विधान बना रहा है तो इस क्रम में ऐसा नहीं है कि वो
युग के अन्य आदर्शों के प्रति बिल्कुल ही तटस्थ और उपेक्षा का भाव रखता है। वो कहता है कि हम धर्मशास्त्रों का सम्मान करते हैं, धर्मशास्त्रों का सम्मान करते हैं, धर्मशास्त्रों का सम्मान करता था। लेकिन उनके अधीन नहीं था, उनके अधीन नहीं था। इन दोनों पंक्तियों के बीच में अंतर समझो। धर्मशास्त्र के अंतर्गत कह दी गई बातों में से कुछ बातें हमको ठीक लगेगी, हम उसे अपना लेंगे, उसके मुताबिक हम अपनी विधियां बनाएंगे, और कुछ बातें हमें ठीक नहीं लगेगी, हम उसे नहीं अपनाएंगे। इसका मतलब है कि हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन यदि आप ये यूज कर देते हो वर्ड कि वो धर्मशास्त्र के अधीन थे, इसका मतलब हुआ कि धर्मशास्त्र में जो बातें कह दी गई उसका पालन करने के लिए वो बाध्य होंगे। तो दिस इज नॉट द केस। वो धर्मशास्त्रों का सम्मान करते थे, धर्मशास्त्रों के अधीन नहीं थे। धर्मशास्त्र का मतलब इस काल में जो स्मृति साहित्य है, मैं आपको पीछे के क्लास में धर्मशास्त्र वगैरह का मीनिंग समझा चुका हूं, तो अब मैं धर्मशास्त्र वर्ड यूज कर सकता हूं। इसके बाद फिर देखोगे कि राजा की शक्ति का स्रोत क्या है। राजा की शक्ति का स्रोत एक तो यह है कि उसके पास में बड़ी सेना है, बड़ी सेना है, बड़ी सेना है, सेना चतुरंगिनी है, चतुरंगिनी। चतुरंगिनी का मीनिंग आपको मैंने मौर्य काल में भी समझाया था। 4 अंग है जिस सेना का, पैदल, घोड़ा, हाथी, रथ, 4 अंग हैं। इसके अलावे उनके पास में नौसेना भी रही होगी, नौसेना भी रही होगी। यदि नौसेना नहीं रहेगी तो कोई श्रीलंका कैसे जीत लेगा, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य सारे द्वीप कैसे जीत लेगा। नौसेना भी रही होगी। उसके बाद अगला मुद्दा है कि वो दुर्गीकरण करते थे, माने दुर्ग बनाते थे, जैसे लाल किला वगैरह है ना, दुर्गीकरण करते थे। अब सेना का आकार जरूर बड़ा है लेकिन मौर्यों से कम। अब देखोगे कि कभी कभी ना तुम्हारी रटी हुई विद्या वहीं पर जाकर मात खा जाती है कि जब तुम समझ नहीं पाते हो। मौर्यों की तुलना में इनकी सेना छोटी है। सामान्य शब्दों में लिखोगे तो मौर्यों की सेना भी बड़ी, इनकी सेना भी बड़ी, लेकिन किसकी सेना ज्यादा बड़ी, तो मौर्यों की। मौर्यों की सेना प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा बड़ी, ठीक है, तो मौर्यों से छोटी। अब मौर्यों से छोटी के बाद तुम ये मत निष्कर्ष निकाल लेना कि इनकी सेना छोटी थी, ऐसा नहीं है। तुम ये निष्कर्ष थोड़ा निकाल सकते हो कि चीन कमजोर एक देश है, भाई अमेरिका लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर है। तुम ये निष्कर्ष थोड़ी निकाल सकते हो कि रूस एक कमजोर देश है, भारत एक कमजोर देश है, अमेरिका ज्यादा ताकतवर है। हमें इस तरीके की रिलेटिविटी को समझें तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मौर्य की सेना ज्यादा बड़ी थी लेकिन गुप्तों की बाकियों से ज्यादा बड़ी थी, ठीक। उसके बाद फिर नौकरशाही। नौकरशाही भी काफी विस्तृत है, विस्तृत माने बड़ा ढांचा है, बड़ा ढांचा है, लेकिन मौर्यों से कमजोर, मौर्यों से छोटा, मौर्यों से छोटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर वहां पे जाके क्वेश्चन करता है जहां पर रटी हुई विद्या खत्म होती है और समझ की जरूरत शुरू होती है। तो मौर्यों की
नौकरशाही बढ़ी, मौर्यों की सेना बढ़ी, मौर्यों का मंत्रिमंडल बढ़ा। और जब इन सभी मोर्चाओं पे मौर्य बढ़े तो क्या गुप्तों के सब छोटे थे? तो नहीं, बाकी सब राज्यों की तुलना में गुप्तों की सेना भी बढ़ी, नौकरशाही भी बढ़ी, मंत्रिमंडल भी बढ़ा। तो रिलेटिव पोजीशन यह है कि इनका मौर्यों से कमजोर है, लेकिन बाकी राज्यों से बढ़िया है। अतः यदि कोई निरपेक्ष शब्द देगा, कोई यदि न्यूट्रल वर्ड देगा, तो ये कह देगा कि मौर्यों की सेना बड़ी थी, तो हाँ, मंत्रिमंडल बड़ा था, हाँ, नौकरशाही बड़ी थी। ठीक है, इस तरीके से। अब गौर करने लायक बात है कि इनकी सत्ता मजबूत तब होती है, राजा तब शक्तिशाली होता है जबकि उसके दो पांव बड़े ही सॉलिड हों, एक मिलिट्री का और एक ब्यूरोक्रेसी का। किंतु मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी मात्र के बदौलत कोई राजा रूल नहीं करता है, उसके पीछे कुछ विचारधाराएं भी होती है कि जिसके बदौलत आप लोगों के दिल और दिमाग के ऊपर पहले कब्जा करते हो। और इस वैचारिकी को देखो तो सबसे प्रमुख आधार है कि राजा ये क्लेम कर रहा है कि हम डिवाइन ओरिजिन वाले हैं। इसके अलावे फिर राजा अनेक धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को सपोर्ट करके उनका भी समर्थन प्राप्त कर लेता है। राजा अश्वमेध यज्ञ वगैरह करा रहा है तो उसके भी माध्यम से समर्थन प्राप्त कर लेता है। इसमें देखो कि डिवाइन ओरिजिन्स का जो मामला है उसका प्रमाण मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य क्या कहता है अपने आप को, देवराज। उसके सिक्के के बारे में मैंने बताया था, एक विशिष्ट सिक्का है, चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का। तो राजा यदि कह रहा है कि मैं डिवाइन ओरिजिन से आया हूं, इसका मतलब यह है कि वो कहता है कि भगवान ने मुझे राजा बनाया है, तो भगवान यदि आदरणीय है तो मैं भी आदरणीय हूं, भगवान यदि शुभ है तो मैं भी शुभ हूं, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते तो मैं भी गलती नहीं कर सकता। तो तुम भगवान की बातें आंख मूंद के मानते हो तो मेरी भी मानो। और यदि मैं कुछ गलत कर रहा होता तो भगवान को पता चल जाता, तो भगवान हमको तब तक हटा चुका होता। यदि भगवान ने मुझे अब तक नहीं हटाया है, इसका मतलब कि मैंने गलत नहीं किया। और मेरी कोई बात तुम्हें गलत लग रही है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी अपनी सीमा है। मैं जवाबदेह भगवान के प्रति हूं क्योंकि नियुक्ति मेरी भगवान के माध्यम से हुई है। सेवा मैं तुम्हारी करूंगा, सहायता तुम्हारी करूंगा, क्योंकि भगवान तुम्हारी सहायता करने के लिए हमको यहां भेजे हैं। तो इस तरीके से जो डिवाइन ओरिजिन का स्टेट होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, अब अगला मुद्दा यह है कि सेना भी तभी होगी, नौकरशाही भी तभी होगी जब, फिर से बोलता हूं कि सेना भी तभी होगी, नौकरशाही भी तभी होगी, सांस्कृतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि भी आपके पेपर में तभी बनेगी जब आपके पास में इन सब को प्रमोट करने के लिए पैसे होंगे। पैसा कहां से आएगा? तो रेवेन्यू से, राजस्व, जिसे कि राज्य का आप अश्व कह सकते हैं। उसके बिना राज्य रूपी रथ आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो राज्य रूपी रथ का घोड़ा कौन है, अश्व कौन है? तो रेवेन्यू। और उसके होने के बदौलत आप बड़ी सेना, बड़ी नौकरशाही और तमाम प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां चला सकते हैं, वैचारिक आधार तैयार कर सकते हैं कि जिसके बदौलत आपकी सत्ता सुदृढ़ हो सकती है। तो आपके दिमाग में इसकी छवि बन गई होगी। अब देखो कि प्रशासन और राजतंत्र के बारे में जो सामान्य जानकारी आपको देना है मैंने इस पेज में दे दिया। अब मैं इसके बाद का पेज पलट रहा हूं। यहां देखो राजा की केंद्रीय सत्ता कैसी है। राजा अपनी मर्जी से शासन चला सकते हैं। राजा का शासन उनकी मर्जी से चलता है, स्वेच्छा के मुताबिक आचरण कर सकते हैं। राजा सर्वशक्तिमान है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों उनके हाथ में है। तो भी
शासन चलाने के लिए उनको सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, और सिस्टम बनाने के लिए जाएंगे तो उनको मंत्रिमंडल की जरूरत पड़ेगी। मंत्रिमंडल कैसा है? तो बड़ा मंत्रिमंडल है, लेकिन मौर्यों से छोटा है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद फिर इनके एक एक मंत्रियों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। जैसे मौर्यों के आप टॉपिक में पढ़े थे 18 तीर्थ, यहां पर आपको 18 तीर्थ जैसा कुछ नहीं नजर आएगा। अमात्य मंडल तो एक ऐसा मंडल है जिसमें महत्वपूर्ण लोग शामिल होते हैं और उन्हीं के बीच में से मंत्री वगैरह बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के रूप में उनकी नियुक्ति होती है। तो आप अमात्य मंडल शब्द से वाकिफ हैं। मौर्य काल में भी मैंने पढ़ाया है, इस काल में भी बता देता हूं। एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी और एक विभाग आपको नजर आएगा जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक शब्द से क्या अर्थ है? तो विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। एस जयशंकर संधि विग्रहिक। और उस भूमिका में गुप्त काल में कौन थे? तो उस भूमिका में गुप्त काल में हरिसेन थे। और आज के हरिसेन कौन है? तो एस जयशंकर। तो संधि विग्रहिक का मतलब विदेश मंत्री, और विदेश मंत्री उस समय कौन है? तो समुद्रगुप्त के काल में विदेश मंत्री हैं हरिसेन, और आज के विदेश मंत्री हमारे आपको मालूम है। उसके बाद कुमारामात्य, ये एक विशेष पोस्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना रहती है। कुमारामात्य के बारे में लिखिए। ऐसा पदाधिकारी जिसकी नियुक्ति ऐसा पदाधिकारी जिसकी नियुक्ति सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सभी स्तरों पर होती थी, सभी स्तरों पर होती थी। सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सभी स्तरों पर होती थी। आपको यह बात समझ में आ जाए कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने बताया है। जैसे कि तुम अभी यदि आईएएस बनोगे तो तुम्हारी नियुक्ति किस लेवल पर होगी? तुम्हारी नियुक्ति भी कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो सकती है, कभी प्रांत के स्तर पर हो सकती है, कभी केंद्र के स्तर पर हो सकती है। तो सभी स्तरों पर तुम्हारी नियुक्तियां हो सकती हैं। इस तरीके के कैडर बेस्ड जो सर्विस की शुरुआत है भारत के इतिहास में पहली बार गुप्त काल में हुई है, और उस अधिकारी का नाम है कुमारामात्य। और इसीलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। यहां पर एकदम VVI लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद तब अगला मुद्दा है कि इनकी सरकार में इनके शासन के संचालन हेतु इन्हें बड़ी सेना चाहिए थी। बड़ी सेना इन्होंने बनाया था, हालांकि मौर्यों से छोटी सेना थी। सेना के महत्वपूर्ण अधिकारी कौन है? तो एक है भट्टाश्वपति, माने ये हुआ घुड़सवारी विभाग का अधिकारी। अश्व से आप समझ सकते हैं, और भट्ट माने बड़ा, भट्टाश्वपति माने घुड़सवारी विभाग का प्रधान, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भट्टाश्वपति माने घुड़सवारी विभाग का प्रधान, और पीलुपति, पीलुपति माने हाथी विभाग का प्रधान, हाथी विभाग का प्रधान। बस इतना याद रखिएगा, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा। और भट्टाश्व पे क्वेश्चन आई, मैं इसकी उम्मीद ही नहीं करता हूं। यूपीएससी वाले अपने कैंडिडेट को थोड़ी इज्जत तो देंगे, हालांकि कई सारे लोग भट्टाश्वपति में भी गलत कर देंगे, लेकिन फिर भी जो थोड़े से शार्प लोग होंगे वही गलती नहीं करेंगे। पीलुपति के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए। पीलुपति का मतलब हाथी विभाग का प्रधान। चट्टभट्ट का मतलब कांस्टेबल लेवल के अधिकारी, कांस्टेबल, कांस्टेबल।
कांस्टेबल लेवल के अधिकारी को हम चटभट्ट बोलते हैं। कांस्टेबलरी किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम का सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे ज्यादा संख्या में इसी रैंक के लोग होते हैं। तो उसके ऊपर इसके पहले के टॉपिक्स में हमें कोई फैक्ट नहीं मिला है, यहां पे चटभट्ट का उपयोग कई बार हुआ है तो आपको मालूम हो गया। दंडपासिक, दंडपासिक एक शब्द है, इसके बारे में इतिहासकार स्पष्ट नहीं है, लेकिन शब्द का इस्तेमाल अनेक बार हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि दंडपासिक का मतलब, दंडपासिक हो सकता है मजिस्ट्रेट रहा होगा, या हो सकता है कि यह सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रहा होगा, या तो ये आईपीएस रहा होगा, या तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट जैसा कुछ रहा होगा। मतलब जिसके पास में इतना अधिकार होगा कि वह पास में बांध लेता होगा लोगों को, पास में बांध लेना मतलब फंदा में बांध लेना, और दंड देता होगा, दंडपाशिक। इसके बाद फिर न्याय विभाग की बात करके देखो, तो न्याय विभाग में बात बहुत सीधी है कि आपने पहली दफा मौर्य काल का अध्ययन के दौरान पढ़ा था कि भारत के इतिहास में न्याय विभाग को क्रिमिनल एंड सिविल जुडिशरी के बीच में विभाजित कर दिया गया। भारत की न्याय व्यवस्था को क्रिमिनल एंड सिविल के बीच में बांटने का पहला प्रमाण कहां से मिलता है, तो अर्थशास्त्र से मिलता है, और अर्थशास्त्र के आधार पर हम समझते हैं कि यह मौर्य काल से शुरू हुआ। क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम को ही कंटकाशोधन कहा गया था, और सिविल वाले को ही धर्मस्थीय कहा गया था। नहीं, यह हुआ आपराधिक, और यह हुआ दीवानी। दीवानी माने जो आर्थिक मामले से संबंधित हो, पारिवारिक मामले से संबंधित हो, व्यापार समझौता कॉन्ट्रैक्ट आदि से संबंधित हो, उत्तराधिकार आदि से संबंधित हो, यह हुआ दीवानी। तो गुप्त काल में भी हमको इसी तरह का डिवीजन मिलता है जैसा कि मौर्य काल में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमको यदि न बताऊं यहां पर तो तुम सोचोगे कि मौर्य काल में तो ये था कि कंटकाशोधन और धर्मस्थीय में विभाजन किया गया था, लेकिन गुप्त काल में ये नहीं रहा होगा। ये संपूर्ण प्राचीन काल में मिलेगा तुमको। फिर इसके बाद फिर अगला मुद्दा है कि न्याय का स्रोत क्या है। न्याय का स्रोत क्या है? न्याय का स्रोत क्या है? यानी कि जब तुम विधान बनाते हो, विधान के अनुसार ही ना न्याय दिया जाएगा जी, विधान के अनुसार न्याय दिया जाएगा। या फिर अगला मुद्दा है कि न्यायपालिका किन बातों का ध्यान रखे तब जबकि आप अदालत में बैठकर किसी विषय में फैसला कर रहे हैं। तो एक तो धर्मशास्त्रों का सम्मान था, धर्मशास्त्रों का सम्मान होता था, पर बाध्यता नहीं, पर बाध्यता नहीं। अदालत में जज साहब यदि किसी विषय के ऊपर कोई न्यायिक निर्णय दे रहे हैं तो कार्रवाई के दौरान धर्मशास्त्रों में दिए गए आदर्शों का वो सम्मान तो करते हैं, लेकिन कितना हद तक करते हैं, कहाँ पर से जाके वो स्वतंत्र हो जाते हैं, इस विषय में कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि वैसे भी देखोगे कि किसी भी विषय के ऊपर जितने धर्मशास्त्री लोग हुए जिन्होंने कि ये बताया कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उनके बीच में भी मतभेद है। मैंने आपको बताया था कि उत्तराधिकार के लिए महिलाओं के अधिकार के मुद्दे पर देखो तो मनु कुछ कहते हैं, नारद कुछ कहते हैं और याज्ञवल्क्य कुछ कहते हैं। तो सबके बीच में आपस में भी मतभेद है, और उसमें से किस डिग्री तक न्यायपालिका उनको एक्सेप्ट करती है वो न्यायपालिका
के ऊपर निर्भर है। अतः न्यायपालिका या राज्य उनका रेस्पेक्ट करता है, बट उनसे बंधा हुआ नहीं है। इसके अलावा फिर देखोगे कि राजकीय आदेश या पूर्व न्यायिक निर्णय, जैसे आज के तिथि में यह बात कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय आगे के कोर्ट्स के लिए निर्णय देने का आधार होता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को देखा जाता है। अगला मुद्दा क्या है? राजकीय आदेश के आगे बढ़े तो आगे की बात यह है कि पूर्व न्यायिक निर्णय माने राजा के द्वारा दिया गया कोई डिसीजन आगे के अदालतों के लिए फैसले का आधार होता है। फिर राजकीय विधान, राजा ने कोई कानून बना रखा है तो देखो, राजकीय न्यायिक निर्णय और राजा का विधान दोनों में अंतर न होता है। विधान माने लॉ और न्यायिक निर्णय माने जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाईएस्ट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया। क्योंकि उस युग में राजा भी प्रधान न्यायाधीश हुआ करते थे, तो उनके द्वारा दिया गया निर्णय। यहां राजकीय विधान। और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट माने संविदा। संविदा का मतलब ऐसे होता है कि मान लो कि मैं तुम्हारे पास में ऋण लेने के लिए गया और तुमको मैंने कहा कि मुझे ऋण दे दीजिए। तुम्हारे पास में ज़्यादा पैसे नहीं है, तुम मुझे ऋण देना नहीं चाहते हो। मैंने तुमको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दर देने का लोभ दिया और तब तुमने मुझे ऋण दे दिया। अब बाद में मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं पा रहा हूं और कोर्ट में जब तुमने मेरे अगेंस्ट केस किया तो मैं कह दूंगा कि इन्होंने तो ब्याज दर बहुत ज़्यादा हमसे डिमांड कर दिया है। तो कोर्ट ये नहीं कहेगा कि धर्मशास्त्रों में या राजकीय नियमों के तहत जो ब्याज दर तय किए गए हैं उसी दर के मुताबिक ब्याज को दिया जाना तय किया जाएगा। ब्याज कितना देना है ये न तो धर्मशास्त्र के मुताबिक तय होगा, न तो राजकीय कानून के मुताबिक तय होगा, बल्कि वह यह जरूर देखेगा, अदालत जरूर देखेगा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट के दौर में कितने का कंसिडरेशन दिया है। तुमने यदि ज्यादा दर पे ब्याज चुकाने का भरोसा दिया उसको और उसी आधार पर उसने तुमको लोन दिया, तो अब तुम ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मैं कम दर पे दूंगा। समझ गए? तो तुमने यदि कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं ज्यादा दर का ब्याज दूंगा लोन के ऊपर, तो ज्यादा दर का दो। अब ये मोटे तौर पर यह हुआ न्यायिक निर्णय का आधार। तो मात्र ब्याज की बात नहीं बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट वॉज रेस्पेक्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अदालतों में दो व्यक्तियों के बीच के समझौते को सम्मान दिया जाता था। कुल मिलाकर हमारे मामले हो गए यहां पर। मेरे ख्याल से तुम लोगों का जो चैट है वो कहीं ठहरा हुआ है क्या? क्योंकि एक पॉइंट पे आकर किसी का कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, और लोग कहेगा कि सर मेरी बात नहीं देख रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहा होगा तो सवाल नहीं दिखेगा। एक सेकंड आप होल्ड करिएगा, मैं बोल देता हूं। चैट रुका हुआ है क्या? तो
चलिए मैं आगे बात बढ़ाता हूं। रुक कैसे गया ये? कहीं से रोका गया क्या? चलिए चलिए चलिए, ठीक ठीक। मतलब उसके बाद कोई कमेंट नहीं आया है, ये मतलब अपने आप में सरप्राइजिंग है मेरे लिए। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पॉइंट ये स्पष्ट हो गया कि केंद्र में मंत्रिमंडल, सेना, न्याय, और उसके बाद तब नियुक्ति कैसे होती थी, किसी भी अधिकारी की नियुक्ति कैसे होती थी। केंद्रीय स्तर पर जितने भी अधिकारी थे उनकी नियुक्ति किंग के द्वारा होती थी। और किंग जब किसी की नियुक्ति करता है तो ऐसा नहीं है कि वो आज के डेट में जैसे तुम्हारी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से तुम में से किसी को कलेक्टर नहीं बना सकते। तो तुम्हारी नियुक्ति यदि प्रेसिडेंट साहब के माध्यम से या प्रेसिडेंट साहिबा के माध्यम से होनी है तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन ऑफ यूपीएससी कंपलसरी है। यूपीएससी तुम्हारी नियुक्ति नहीं करती है, यूपीएससी तुम्हारी नियुक्ति की अनुशंसा करती है। उन्होंने तुम्हारे लिए एग्जाम कंडक्ट किया, एक मेरिट लिस्ट बनाया, जो मेरिट लिस्ट के ऊपर आ गए उनके नाम की अनुशंसा हो गई और उसके बाद में फिर जो अथॉरिटी है उनके द्वारा तुम्हारी नियुक्ति हो जाती है। तो नियुक्ति करने वाले अपने मन से नियुक्ति नहीं कर सकते और जो एग्जाम लेते हैं वो सिर्फ अनुशंसा कर सकते, वो नियुक्ति नहीं कर सकते। किंतु गुप्त काल में या प्राचीन काल में या मध्यकाल में किसी भी राजा के काल में जाकर देखो तो राजा अपनी मर्जी से नियुक्ति करते थे। तो नियुक्ति में उनकी स्वेच्छा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में किसी भी अधिकारी का इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर रीजनल ट्रांसफर हो सकता था, विभागीय स्थानांतरण भी हो सकता था और क्षेत्रीय स्थानांतरण भी हो सकता था। किसी भी क्षेत्र में जो केंद्र में नियुक्त है उसको प्रांत में भेजा जा सकता है, जो प्रांत में है उसको केंद्र में लाया जा सकता है, जो एक्स विभाग का अधिकारी है उसको वाई में भेजा जा सकता है, जो वाई का है उसको जेड में भेजा जा सकता है। उसके बाद फिर वेतन, नगद वेतन, नगद वेतन मतलब की बात यह है कि कैश पेमेंट मौर्य काल के राजा करते थे, गुप्त काल के राजा करते हैं। गुप्तों के बाद के जो राजवंशी आए हैं उन राजवंशियों को पढ़ो तो आपको यह पता चलेगा कि उन्होंने अपने अधिकारियों को नगद पेमेंट नहीं दिया, उन्होंने अपने अधिकारियों को नगद पेमेंट नहीं दिया। नो कैश पेमेंट बाय द पोस्ट गुप्ता किंग्स। गुप्त वंश के राजाओं ने नगद पेमेंट दिया, ये याद रखिएगा। कैश पेमेंट रुक गया आगे चलकर, जैसे हर्षवर्धन वगैरह के समय में कैश पेमेंट नहीं होता था। ठीक है, इसके बाद फिर इस पेज को मैं समाप्त घोषित करता हूं और तब इधर चल के देखो, न्याय का स्रोत तो ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी देखो प्रांतीय शासन की बात करें, साम्राज्य जो है वह सेंटर, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के माध्यम से चलता था। साम्राज्य बड़ा है और बड़े साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया। बड़े साम्राज्य को जब प्रांतों में बांटा गया तो प्रांत को ही उस काल में भुक्ति कहते थे। तो क्वेश्चन क्या आएगा, प्रांत को क्या कहा जाता है, भुक्ति, और प्रांत के अधिकारी को क्या कहा जाता था, उपरिक। भुक्ति माने प्रांत और उपरिक माने प्रांतपति, प्रांतपति माने गवर्नर। समझ गए। अब अगला मुद्दा है ये कि
उपरिक की नियुक्ति कौन करता है? उपरिक की नियुक्ति कौन करता है? यहां नियुक्ति दिया हुआ है। उपरिक की नियुक्ति किंग के द्वारा, किंग के द्वारा। किंग जिसकी नियुक्ति करना चाहे उसकी नियुक्ति कर सकते हैं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। किंग की दृष्टि में किसी भी प्रांत का यानी भोक्ति का प्रांतपति यानी कि उपरिक किसे बनाया जाना चाहिए का निर्णय अपने विवेकानुसार करेंगे और नियुक्ति के बाद में उनका जरूरत पड़ रही तो ट्रांसफर कर देंगे। वैसे भी एक निश्चित अवधि के बाद में उपरिकों का ट्रांसफर हो जाया करता था। यहां गौर करने लायक बात यह है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें से मौर्य एंड गुप्त एक ही जैसे हैं कि मौर्य राजा भी अपने केंद्रीय अधिकारी की नियुक्ति अपनी मर्जी से करते थे और उन्हें नगद वेतन देते थे, उनका ट्रांसफर कर सकते थे, उनको चाहे तो कभी भी पद से हटा सकते थे, तो गुप्त भी हटा सकते हैं। फिर मौर्य साम्राज्य भी प्रांतों में बटा हुआ था, गुप्त भी प्रांतों में बटा हुआ है। मौर्य काल में प्रांत को उतना स्पष्टतया पता नहीं चलता कि क्या कहा जाता था, लेकिन इस काल में स्पष्ट है कि भुक्ति कहा जाता था। वहां पर प्रांतपति को महाराजपाल कहा जाता था, यहां पर उपरिक कहा जाता है। और फिर उपरिक के स्तर पर यानी कि प्रांतपति की नियुक्ति मौर्य राजा भी अपनी मर्जी से करते थे, गुप्त राजा भी अपनी मर्जी से करते हैं। मौर्य राजा भी अपने परिवार के लोगों की भी कभी कभी नियुक्तियां कर देते थे, गुप्त राजा भी कई दफा अपने परिवार के लोगों की नियुक्तियां कर देते हैं। मौर्य राजा भी जब चाहें तब प्रांतपति को ट्रांसफर कर देते थे, गुप्त राजा भी जब चाहे तो प्रांतपति का ट्रांसफर कर देते थे। एक निश्चित अवधि के बाद तो ट्रांसफर कर ही देते थे दोनों ही राजा। इस जगह पर तो आपको सिमिलरिटी नजर आएगी, लेकिन इसके अगले लेवल पर जाइएगा तो आपको एक भेद नजर आएगा, वो ये कि मौर्यन किंग गवर्नर की सहायता करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। गुप्त काल में इन अधिकारियों की नियुक्ति इन अधिकारियों की नियुक्ति इन अधिकारियों की नियुक्ति उपरिक के द्वारा होती थी। इन अधिकारियों की नियुक्ति उपरिक के द्वारा होती थी। ये समझो कि यह है भुक्ति, भुक्ति में उपरिक साहब हैं। उपरिक साहब सारा शासन अपने मन से नहीं चलाएंगे जी, या अपने हाथ से नहीं चलाएंगे। इनको शासन चलाने के लिए कई सारे डिपार्टमेंट चाहिए ना, प्रोविंशियल लेवल के भी सेक्रेटरीज होते हैं, तो तमाम डिपार्टमेंट चाहिए। उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो गवर्नर की नियुक्ति तो केंद्र के अंदर बैठा हुआ राजा करता ही करता है, लेकिन गवर्नर के शासन में सपोर्ट देने वाले अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? मौर्य काल में उनकी नियुक्ति भी केंद्र के द्वारा होती थी, माने राजा के द्वारा होती थी, लेकिन गुप्त काल में उन सपोर्टिंग अधिकारियों की नियुक्ति गवर्नर खुद करते थे। ये मैंने लिखा कि मौर्यन किंग गवर्नर की सहायता करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करते थे और गुप्त काल में इन अधिकारियों की नियुक्ति उपरिक के द्वारा होती थी। एक फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आ गया
इस डिफरेंस के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखोगे अगला मुद्दा कि सेंटर के बाद में क्या आता है, प्रोविंस, प्रोविंस के बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट। जैसे साम्राज्य बड़ा है उसे प्रांतों में बांट दिया गया, फिर प्रांत में बैठा हुआ गवर्नर पूरे प्रांत का शासन अपने ही माध्यम से चलाए, इतना कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो फिर प्रांतों को जिलाओं में बांट दिया जाता है। जिला को क्या कहा जाता था, मौर्य काल में आहार, मौर्य काल में आहार, गुप्त काल में विषय। फिर मौर्य काल में आहार के अधिकारी को प्रदेष्टि और गुप्त काल में विषयपति। अब देखो कि विषयपति के बारे में ही मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि सबसे विस्तृत जानकारी मिलती है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के दामोदरपुर अभिलेख से, दामोदरपुर अभिलेख से। और आपको याद होगा कि इसके तहत हमने ये बताया था कि विषयपति को सहायक भी प्राप्त था, विषयपति को शासन में सहायता देने के लिए अष्टकुलाधिकरण की सहायता मिलती थी। विषयपति को शासन में सहायता देने वाला अष्टकुलाधिकरण भी था। हो गया विषयपति। उसके बाद फिर देखोगे कि विषयपति की नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति गुप्त काल में जिलाधिकारी यानी विषयपति की नियुक्ति उपरीक करते थे। उपरीक माने गवर्नर साहब। और मौर्य काल में प्रदेष्टि की नियुक्ति केंद्र से होती थी, प्रदेष्टि की नियुक्ति केंद्र से होती थी, माने किंग। तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि मौर्यों की जो शासन की व्यवस्था है उसमें केंद्र की पकड़ गुप्तों के शासन की व्यवस्था की तुलना में ज्यादा थी। तो आप यहां लिख लो कि मौर्य शासन, मौर्य शासन गुप्तों से ज्यादा केंद्रीयकृत था, केंद्रीयकृत था। मौर्य शासन गुप्त शासन से ज्यादा केंद्रीयकृत था। मौर्य शासन का ढांचा गुप्त शासन के ढांचा की तुलना में ज्यादा केंद्रीकृत था, माने जिसमें केंद्र की पकड़ ज्यादा थी। केंद्र में बैठा हुआ राजा, माने अपने कैपिटल बैठा हुआ राजा ने, पाटलिपुत्र में बैठा हुआ राजा न सिर्फ गवर्नर की नियुक्ति करता है मौर्य काल में, गवर्नर की नियुक्ति तो गुप्त काल में भी राजा के द्वारा होती है, बल्कि गवर्नर के सहायक अधिकारियों की नियुक्ति भी राजा ही करता है, जबकि गुप्त काल में उन सहायक अधिकारियों की नियुक्ति गवर्नर साहब करते हैं। नंबर 2 कि मौर्य काल में न सिर्फ जिलाधिकारियों की नियुक्ति, मौर्य काल में जिलाधिकारियों की नियुक्ति भी केंद्र में बैठा हुआ राजा ही कर रहा है, जबकि गुप्त काल में जिलाधिकारी की नियुक्ति प्रांतपति यानी कि उपरीक करते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि मौर्य शासन गुप्तों से ज्यादा केंद्रीकृत था। इसके बाद फिर इनके मामले में ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इनके नगर प्रशासन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, सो डोंट गो इनटू दैट डिटेल। ग्रामीण शासन का जो प्रधान अधिकारी होता था उसको महत्तर कहा जाता था। महत्तर, महत्तर माने ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान इलेक्टेड होता था, इलेक्टेड होता था माने निर्वाचित होता था। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम प्रधान, एक पूछा जा चुका है ऑलरेडी, महत्तर कौन था? तो महत्तर गांव का प्रधान था। यह तो सामान्य आंसर हो गया, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वो भी 2012 में ही पूछा गया है, 12 में या कि 13 में।
लेकिन अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, 72 जो थे वो अपॉइंटेड थे, अपॉइंटेड थे या कि इलेक्टेड? अपॉइंटेड या कि इलेक्टेड? तो उत्तर होगा अपॉइंटेड नहीं थे, इलेक्टेड थे। गांव के लोग उनको इलेक्ट करते थे, वोट देकर उनको चुनते थे, वही गांव का प्रधान होते थे। अब यदि आपने शासन का ये ढांचा समझ लिया तो एक छोटा सा पॉइंट है विधि। विधि के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है अपने को, लेकिन गुप्त साम्राज्य में जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उन इलाकों से जो अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों से हमें विधि नाम की एक प्रशासनिक इकाई की जानकारी मिलती है। जिला के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिला के ऊपर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जिला के ऊपर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, प्रशासनिक इकाई है, उसको विधि कहते हैं। ऊपर लिखता हूं तो शायद आपको दिखता नहीं है क्या? अभी जो मैंने लिखा है वो दिख रहा है कि नहीं? ऊपर जो मैंने लिखा है, नहीं तो मैं वहां ना लिखाऊं। जिला के ऊपर का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसको विधि कहते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि यहां जो मैंने लिखा है वो दिखा है कि नहीं आपको? आप लोग उसके ऊपर कमेंट करिएगा जी। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत अब अगला मामला यही है, यदि रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो शासन कैसे चलेगा? तो राज्य किस तरीके से पैसा कमाता था? तो भाग, यही था मूल रूप से भू राजस्व। प्राचीन काल के किसी भी कालखंड का अध्ययन करो तो उस दौर का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या था? ऑप्शन में 4 रहेगा, तो एक यदि भाग है तो भाग ही होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार था, वही भू राजस्व का सबसे बड़ा आधार था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से ही आमदनी होती थी, राज्य की आमदनी कृषि क्षेत्र से भी होती थी, उद्योग से भी होती थी, राज्य की आमदनी व्यापार से भी होती थी, राज्य की आमदनी कर से भी होती थी, कर बोल दिया, दंड से भी होती थी। दंड से आमदनी का मतलब है कि राज्य कभी कभी किसी किसी को अर्थदंड भी लगाता था कि इतने का जुर्माना चुकाओ। जैसे जुर्माना चुकाने के लिए अभी कहा गया ना, राहुल गांधी को 15,000 रुपये का जुर्माना चुकाओ, तो 15,000 रुपये की आमदनी हो गई सूरत कोर्ट को, 15,000 रुपये की आमदनी हो गई। खैर, उसके बाद फिर व्यापार और उद्योग, स्टेट स्वयं भी कई तरह के उद्योग चलाता था। मौर्य काल में भी ये बात सच है, गुप्त काल में भी ये बात सच है, कई सारे उद्योग स्टेट खुद चलाता था। तो स्टेट के पास में जो उद्योग है वो उससे पैसा कमाता था, और कई प्रकार के व्यापार है उससे पैसा कमाया करता था। खुशबू कश्यप जी, बेटा मैं आपकी बात समझ गया, मैं तो वो स्पीड पकड़ सकता हूं कि जिसके बाद आपको कहना पड़ेगा कि सर थोड़ा धीमा कर दीजिए, लेकिन बात यह है कि शिक्षकों की स्थिति जो होती है ना, वो द्रौपदी वाली होती है। उनके एक नहीं अनेक पति होते हैं, उन्हें एक कैटेगरी के बच्चों को ही डील नहीं करना पड़ता है। बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम बिगिनर हैं, 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे थोड़े पढ़े होते हैं। आप लोग तो अभी फिर भी ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हो, मैं तो उन क्लासेस में पढ़ाता रहा हूँ कि जिनमें जो बच्चे बैठे हुए हैं वो IPS होते हैं, IRS होते हैं, IRTS के होते थे। तो उन बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, और बिगिनर भी बच्चा पढ़ रहा है, उन सब के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। जब तक कि बैलेंस नहीं बनाइएगा तो आप एक कैटेगरी के बच्चों को लेकर ही आगे बढ़ जाइएगा। अतः आप सब लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ़ यू आर इन अ क्लासरूम, you cannot expect that everything should happen according to you. Otherwise, you will have to arrange a personal teacher for your teachings.
समझ गए? पर्सनल टीचर से आप नहीं पढ़ रहे हो, आप एक क्लासरूम में पढ़ रहे हो और क्लासरूम में ये औसत ही चलेगा। ये औसत मेरा मन नहीं कहता है, औसत मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जिसको आप चाहते हो कि थोड़ा सा और तेज करें, उसी को कई लोग और भी कहता है सर थोड़ा और धीमा करिए। तो मैं कितना तेज कितना धीमा करूंगा, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग फैक्टर बनाना पड़ता है। चलिए, अब देखो कि कृषि, उद्योग, व्यापार, इन सब के माध्यम से भी आमदनी होती है। अब क्या है कहानी कि सबसे बड़ा यदि स्रोत कोई होता था तो एग्रीकल्चर होता था। एग्रीकल्चर के रास्ते जो राजस्व आता था उसको भाग कहते थे। भोग, भोग माने उपहार। राज्य को, राजा को कई दफा उपहार वगैरह भी मिलता था, ये भी राज्य की आमदनी का एक स्रोत होता था। उसके बाद हिरण्य, हिरण्य का मतलब नगद कर, नगद कर। हिरण्य का मतलब नगद कर। उसके बाद उद्रंग माने सिंचाई के ऊपर लगने वाला कर, सिंचाई के ऊपर लगने वाला कर। एक और मिलेगा ऊपरी कर, ऊपरी कर माने अतिरिक्त कर, जो शेष लगता है ना कभी कभी, अतिरिक्त कर, शेष। उसके बाद फिर विष्टि माने बेगार, बेगारे माने कार्य बिना पारिश्रमिक के, पारिश्रमिक के माने काम करवा लिया गया हो और उसके बदले में पारिश्रमिक नहीं दिया गया हो, उसी को विष्टि कहते हैं। विष्टि का मतलब हुआ कि आपसे काम करा लिया गया और काम करने के बदले में आपको वेतन नहीं दिया गया, या उसको पारिश्रमिक यानी उसकी मजदूरी नहीं दी गई। तरिक माने तटकर, तटकर। तो ऐसे और भी कई प्रकार के कर थे जो उद्योग के ऊपर लगते थे, शुल्क वगैरह लगता था। ठीक है, कुल मिलाकर देखो तो राज्य की आमदनी के कई सारे स्रोत थे, उन स्रोतों के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको कह सकता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हमारी चर्चा है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आप लोगों के सामने में इसका एक रिवीजन करा देता हूं। मैंने कहा था कि इस टॉपिक का एक रिवीजन जरूरी होता है, टॉपिक बड़ा है। तो टॉपिक बड़ा है तो इसके रिवीजन के मद्देनजर क्या कहानी है, शासन की प्रणाली कैसी थी। अब आप लोग एकदम शांत होकर सुनना, और इसी पर जाके आपका आज का टॉपिक भी खत्म होने वाला है। तो टेक कूल कि राजतंत्र था, शासन की प्रणाली में राजा का बेटा राजा होता था। फिर मैंने आपको बताया कि राजा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबका प्रधान होता था। फिर मैंने बताया कि राजा धर्मशास्त्रों का सम्मान करता था लेकिन उसके अधीन नहीं था। फिर हमने बताया कि राजा की शक्ति का स्रोत यह है कि उसके पास में बड़ी सेना होती थी, बड़ी नौकरशाही होती थी, और दूसरा आधार है कि उसके पास वैचारिक आधार भी था, वह राजतंत्र की दैवीय उत्पत्ति, धर्म आदि का उपयोग भी करता था। और फिर इन सब को संचालित करने के लिए राजा के पास में पैसे भी थे, जो भू राजस्व के माध्यम से या अन्य कई प्रकार के राजस्व के माध्यम से आते थे। इस तरीके से हम चलकर देखें तो हम कह सकते हैं कि राजा मजबूत है, तो उसके कई सारे कारण थे। इसी क्रम में मैंने बताया कि राजा की शक्ति यदि सेना के बल पर है तो सेना चतुरंगिनी थी, नौसेना की भी मौजूदगी थी, दुर्गीकरण भी होता था, लेकिन सेना इनकी मौर्यों से छोटी थी। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि किंग की केंद्रीय सत्ता, किंग की केंद्रीय सत्ता। तो केंद्रीय सत्ता में हम देख रहे हैं कि राजा के पास में एक मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल काफी बड़ा था लेकिन मौर्यों से छोटा। उसके तहत हम ये देखते हैं कि अमात्य मंडल से ही लोग मंत्रिमंडल में शामिल होते थे, और तब संधि विग्रहिक माने विदेश मंत्री,
विदेश मंत्री के रूप में हरिसेन का नाम आता है, वही हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। कुमारामात्य पहली बार इस तरह का एक अधिकारी मिलता है जो कि सेंट्रल, प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट सभी लेवल पर अपॉइंट किया जाता था। फिर सैन्य विभाग में सबसे बड़ा घुड़सवार का अधिकारी, भट्टासुपति, हाथी का अधिकारी, पीलूपति, चट्टभट्ट, दंडपासिक, ये सब हो गए। न्याय विभाग की बात करें तो हमें कंटकाशोधन और धर्मस्थीय में न्यायपालिका विभाजित नजर आती है। विभाजन की शुरुआत मौर्य काल में ही हो चुकी थी। इस काल तक आते आते यह विभाजन और परिपक्व हो गया है। इस दौर में न्यायपालिका यदि न्याय करती है तो न्यायपालिका के न्याय के सोर्सेस क्या हैं? तो हमने आपको यहां पर बताया है कि न्यायपालिका के न्याय के सोर्सेस हैं कि वह धर्मशास्त्रों का सम्मान करती है, राजकीय आदेश या पूर्व न्यायिक निर्णयों का सम्मान करती है, राजकीय विधान भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है। इन सबों का सम्मान करते हुए, इन सबों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक निर्णय होते थे। इसके बाद तब अगला मुद्दा है कि शासन के अधिकारियों की नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी, चाहे तो राजा ट्रांसफर कर दे, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर दे या रीजनल ट्रांसफर कर दे, सेंटर को प्रोविंस भेज दे, प्रोविंस को सेंटर बुला ले। वेतन नगद दिया जाता था। इतने के साथ में यह वाला मामला पूरा हो जाता है। तब अगला मामला आता है कि साम्राज्य बड़ा था, बड़े साम्राज्य के शासन को दुरुस्त रखने के लिए उनको प्रांतों में बांटा गया। प्रांतों में बांटा गया तो प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और प्रांतपति को उपरिक कहा जाता था। भुक्ति के उपरिक की नियुक्ति किंग के द्वारा होती थी और किंग उनको एक निश्चित समय के बाद में ट्रांसफर भी कर देते थे, जब चाहे तब भी ट्रांसफर कर सकते थे। इसके बाद तब अगला मुद्दा यह है कि उपरिक साहब को प्रांतीय स्तर पर शासन में सहयोग देने के लिए कई अधिकारियों की जरूरत थी। उन अधिकारियों की नियुक्ति आखिर कौन करते थे? उन अधिकारियों की नियुक्ति मौर्य काल में राजा के द्वारा होती थी और गुप्त काल में उपरिक खुद कर लेते थे। इसके बाद फिर प्रांतों को जिला में बांटा गया था। जिला को गुप्त काल में विषय कहा जाता था, मौर्य काल में आहार। जिलाधिकारी को गुप्त काल में विषयपति कहा जाता था, मौर्य काल में प्रदेष्टि। जिलाधिकारी की नियुक्ति गुप्त काल में उपरिक करते थे, जबकि मौर्य काल में केंद्र के द्वारा नियुक्ति होती थी। और इससे यह पता चला कि मौर्यों का शासन गुप्तों के शासन की तुलना में ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था। और इसके बाद हमने बताया कि विधि नाम का भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हमें मिला है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विधि क्या था? तो विधि एक प्रकार का कर था, विधि एक प्रकार की कला शैली थी, विधि एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने जान लिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, वो हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ग्रामीण शासन का प्रधान कौन था? तो महत्तर था। महत्तर के बारे में अगला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पीछे महत्तर आ चुका है कि महत्तर कौन थे। तो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि महत्तर की नियुक्ति होती थी या कि महत्तर का निर्वाचन होता था? तो महत्तर का निर्वाचन होता था, नियुक्ति नहीं होती थी। आज का क्लास यहीं पर रुक जाएगा। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं।